यानी आज से 144 वर्ष पहले महाकुंभ का आयोजन 1881 में किया गया था। सम्राट अकबर ने प्रयागराज की पवित्रता को मान्यता दी और इस क्षेत्र का नाम इलाहाबाद रखा। जब आफ्टर इंडिपेंडेंस पहले कुंभ मेले का आयोजन किया गया था, लेकिन वहां अचानक भयंकर भगदड़ मच गई थी और इसी भगदड़ के कारण 800 से ज्यादा भक्तों की जान चली गई। सीएम योगी का तो यह भी कहना है कि लगभग 2 लाख करोड़ रुपए केवल श्रद्धालु खर्च करेंगे, जिससे प्रदेश और देश की इकोनॉमी में योगदान है। आपको ये तो पता ही है कि कुंभ में अखाड़ों के शाही स्नान की परंपरा की शुरुआत आदि शंकराचार्य जी ने की थी। लेकिन क्या आपको ये पता है कि मुगल बादशाह अकबर के आदेश पर सरकारी मुलाजिमों ने कुंभ में घाटों के निर्माण और पब्लिक टॉयलेट भी बनवाए थे। आगे चलकर अंग्रेजों ने भी इस परंपरा को बढ़ाया। तो आजादी के बाद नेहरू सरकार ने 1954 में कुंभ के लिए 1 करोड़ से ज्यादा का बजट अलॉट किया। जाने माने ब्रिटिश इतिहासकार सर सिडनी लो ने 1928 में लिखी अपनी किताब इंडिया ऑफ द इंडियंस में 1906 के इलाहाबाद कुंभ को याद करते हुए लिखा है कि इससे ज्यादा अट्रैक्टिव, दिल को लुभाने वाला और इससे अधिक जरूरी कोई त्योहार पूरे देश में नहीं हो सकता। इस किताब के 62 साल बाद 1990 में एक और किताब आई। इस किताब को लिखने वाले भी ब्रिटिश थे, जो कि करंट में बीबीसी के सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं। नाम है मार्क टली। वो साल 1989 के इलाहाबाद कुंभ मेले को एंजॉय करने गए थे, तो उन्होंने अपने कुंभ मेले के अनुभव को बुक में लिखा है कि भारत में मैंने अपना जो लंबा वक्त बिताया, उसमें कुंभ की तरह का कोई भी बेमिसाल इवेंट दूसरा नहीं था। ये मेला राजनीतिक प्रचार और व्यापार वगैरह के लिए तो बेहतरीन है ही, मगर आस्था ना हो तो इसका कोई अर्थ नहीं रहता। यही आस्था लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं को संगम की ओर खींच कर लाती है। तो मैं भी आपको आस्था के धागे से खींचकर कुंभ की ओर लिए चलता हूँ। आज हम कुंभ से जुड़े हर एक पहलू और हर एक पक्ष को गहराई से समझेंगे, मगर शुरुआत तो शुरुआत से करनी होगी, यानी पौराणिक कथा से, जिसे कुंभ के आयोजन का आधार माना जाता है। देखिए, समुद्र मंथन के बारे में शिव पुराण, मत्स्य पुराण, पद्म पुराण, भविष्य पुराण समेत लगभग सभी पुराणों में जिक्र किया गया। अगर आपने ये नहीं पढ़े तो कहीं ना कहीं इसके बारे में जरूर सुना होगा। तो माइथोलॉजी के हिसाब से अगर देखा जाए तो देवताओं और असुरों ने मिलकर जब समुद्र मंथन किया तो तमाम चीजों के बाद अंत में अमृत का कुंभ, यानी अमृत से भरा घड़ा निकला, जिसे देवताओं ने बड़ी चालाकी से अपने कब्जे में कर लिया। जब असुरों को इस चाल का पता चला तो भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ उस अमृत को लेकर भाग निकले। इसी भागम भाग और छीना झपटी में अमृत के घड़े से अमृत की 4 बूंदें पृथ्वी पर जाकर गिर गई और ये बूंदें 4 स्थानों पर गिरी: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। और इन्हीं इन 4 जगहों पर आज भी कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। और आपको ये भी बता दूं कि ये कुंभ का मेला एक नहीं बल्कि 4 तरह का होता है: कुंभ, अर्ध कुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ। सबसे पहले बात करते हैं कुंभ की, जो कि चारों जगहों यानी कि प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में हर तीसरे साल आयोजित किया जाता है। इसके बाद आता है अर्ध कुंभ। तो अर्ध का मतलब होता है यहाँ पर आधा, और इसका आयोजन हर 6 साल में किया जाता है, केवल 2 स्थानों पर, यानी प्रयागराज और हरिद्वार। अब बात करते हैं पूर्ण कुंभ की, जो हर 12वें साल में आयोजित किया जाता है, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और फिर नासिक में। हाँ, लेकिन कौन से साल में कौन सी जगह पर यह आयोजन होगा ये तय किया जाता है ज्योतिषी गणना के आधार पर। और फिर आता है सबसे बड़ा पर्व, यानी महाकुंभ। बता दूं कि ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि महाकुंभ का आयोजन हर 144 साल बाद किया जाता है। चलिए अभी ये मिस्ट्री भी सॉल्व कर देते हैं कि हर 144 साल में ही क्यों। तो दरअसल 12 पूर्ण कुंभ के आयोजन के बाद महाकुंभ आता है। इसे जरा सिंपल से आपको समझाते हैं। देखिए, जैसे कि ऊपर मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको कि एक पूर्ण कुंभ हर 12वें साल पर होता है। तो 12 कुंभ इंटू 12 वर्ष इज इक्वल टू 144 वर्ष, यानी आज से 144 वर्ष पहले महाकुंभ का आयोजन 1881 में किया गया था और अब ये 2025 में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। और एक बात और यहाँ पर यह भी है कि केवल ये प्रयागराज में ही आयोजित होता है, और वो इसलिए क्योंकि यहाँ 3 पवित्र नदियां गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है, जिस वजह से ये जगह बाकी 3 जगहों की तुलना में ज्यादा महत्वपूर्ण है। वैसे जैसे कि आपको पता ही होगा कि सरस्वती नदी जो है वो लुप्त हो चुकी है, लेकिन वो धरती के धरातल में आज भी बहती है। तो ऐसे में ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इन 3 नदियों के संगम में शाही स्नान करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए प्रयागराज में इसका महत्व ज्यादा माना जाता है।
ऐसे तो नॉर्मली कुंभ मेले का आयोजन ग्रहों और नक्षत्रों की विशिष्ट स्थिति को देखकर ही किया जाता है। कुंभ मेला तब आयोजित होता है जब सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति एक विशिष्ट स्थिति में होते हैं, लेकिन जब बृहस्पति मकर राशि और सूर्य व चंद्रमा अन्य शुभ स्थानों में होते हैं, तब पूर्ण महाकुंभ का समय बनता है और ये संयोग हर 144 वर्षों में एक बार ही आता है। अब प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख ये भी है कि महाकुंभ का आयोजन सतयुग से ही होता आ रहा है, लेकिन ये स्पष्ट नहीं है कि ये पहली बार कब और कहां हुआ। लेकिन ये रिकॉर्ड में है कि प्रसिद्ध दार्शनिक आदि शंकराचार्य जी ने हिंदू तीर्थ यात्रा की परंपराओं को औपचारिक रूप से स्थापित किया। उन्होंने एक परंपरा शुरू की जिसमें साधु संप्रदाय कुंभ मेले में एकत्रित होते थे और आध्यात्मिक चर्चाएं और धार्मिक क्रियाएं करते थे। कई विद्वानों का मानना है कि यह आयोजन गुप्त काल के दौरान शुरू हुआ। कुछ ऐतिहासिक प्रमाण सम्राट हर्षवर्धन के समय से भी उपलब्ध हैं। उन्होंने सन्यासी अखाड़ों के लिए संगम तट पर शाही स्नान की परंपरा शुरू की थी। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भी अपनी यात्रा में राजा हर्षवर्धन द्वारा कुंभ मेले के आयोजन का वर्णन किया है। ह्वेनसांग के मुताबिक राजा हर्षवर्धन लगभग हर 5 साल में नदियों के संगम पर एक बड़ा आयोजन करते थे, जिसमें वो अपना धन गरीबों और धार्मिक लोगों को दान में दिया करते थे। अब ये तो हो गई गुप्त काल, शंकराचार्य और कुंभ की पौराणिक बातें। लेकिन अब जानेंगे कि मुगल काल, ब्रिटिश शासन और आजादी के बाद कुंभ का आयोजन कैसे किया गया था। तो चलिए मुगल काल से ही शुरू कर लेते हैं। देखिए, सम्राट अकबर ने प्रयागराज की पवित्रता को मान्यता दी और इस क्षेत्र का नाम इलाहाबाद रखा। इलाहाबाद यानी कि ईश्वर का निवास स्थान। अकबर के इतिहासकार अबुल फजल ने अपनी कृति आईने अकबरी में संगम पर आयोजित वार्षिक मेले और स्नान आयोजन का वर्णन किया है। इसके अलावा कुंभ और अकबर से रिलेटेड जाने माने इतिहासकार डॉक्टर हेरम चतुर्वेदी अपनी किताब कुंभ ऐतिहासिक वांग्मय में लिखते हैं कि अकबर ने अपने 2 सीनियर ऑफिसर कुंभ की व्यवस्था देखने के लिए भी तैनात किए थे। पहला मीरे बहन, जो कि लैंड और वाटर वेस्ट मैनेजमेंट का काम देखता था, और दूसरा मुसद्दी, जिसके हवाले घाटों की जिम्मेदारी थी। इसी किताब में डॉक्टर चतुर्वेदी ने आगे लिखा कि अकबर की बादशाहत में मुगलों ने 1589 के इलाहाबाद कुंभ के रखरखाव पर 19,000 मुगलिया सिक्के खर्च किए थे, जबकि कुंभ से मुगल सल्तनत को उस साल करीब 41,000 सिक्कों की आमदनी हुई, यानी 22,000 का शुद्ध मुनाफा हुआ। अब मुगल काल से आगे बढ़कर ब्रिटिश काल की बात करें तो ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले 1858 में ऑफिशियली कुंभ मेले का आयोजन किया। भक्तों के विशाल जमावड़े को देखकर ब्रिटिश अधिकारियों ने स्नान घाटों और स्वच्छता सुविधाओं जैसी बेसिक चीजों में सुधार किया था। फिर 1947 के बाद भारतीय सरकार ने महाकुंभ का आयोजन संभाला, जिसमें बेहतर बेसिक सुविधाएं और सुरक्षा को ध्यान में रखा गया। इस मामले में 1954 के कुंभ मेले को विशेष रूप से याद किया जाता है, क्योंकि यह पहला ऐसा मेला था जिसमें एक डेडिकेटेड बजट सिर्फ कुंभ मेले के लिए अलॉट किया गया था, और यह पहला बजट करीब 1 करोड़ 10 लाख रुपए का था, जिससे इस विशाल आयोजन के अरेंजमेंट का एक नया युग शुरू हुआ और ये एक तरह से एक नेशनल लेवल इवेंट बन गया। हालांकि एक इंसिडेंट वो भी भुलाया नहीं जा सकता, जब आफ्टर इंडिपेंडेंस पहले कुंभ मेले का आयोजन किया गया था, लेकिन वहां अचानक भयंकर भगदड़ मच गई थी और इसी भगदड़ के कारण 800 से ज्यादा भक्तों की जान चली गई थी। तब इस इंसिडेंट ने क्राउड मैनेजमेंट की पोल खोल कर रख दी थी। सरकार पर और उनकी व्यवस्था पर लाखों सवाल खड़े किए गए थे, मगर इसके बाद इसमें सुधार किया गया और बेहतर फैसिलिटीज को लाने की कोशिश भी की गई। इसी के चलते पिछले कुछ दशकों में कुंभ मेले ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है, जिसमें दुनिया भर से आध्यात्मिक लोग यहाँ पर भाग लेते हैं। 2017 में इसे यूनेस्को ने भी सांस्कृतिक धरोहर की लिस्ट में शामिल किया है। इस साल 13 जनवरी से लगने जा रहा महाकुंभ का मेला कई मायनों में बेहद खास होने वाला है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो महाकुंभ का अनुमानित बजट करीब 6382 करोड़ रुपए का है। इसमें से 5600 करोड़ रुपए पहले ही इवेंट मैनेजमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए अलॉट किए जा चुके हैं। सीएम योगी का तो यह भी कहना है कि लगभग 2 लाख करोड़ रुपए केवल श्रद्धालु खर्च करेंगे, जिससे प्रदेश और देश की इकोनॉमी में योगदान मिलेगा। अब इस 2 लाख करोड़ के पीछे उनकी क्या गणित है? तो इस बार जब महाकुंभ मेले में 40 करोड़ लोगों के आने का अनुमान लगाया गया है, देखा जाए तो ये संख्या कई देशों की आबादी के बराबर है। खैर, ये 40 करोड़ श्रद्धालु जब प्रयागराज आएंगे तो ट्रेन, बस, टैक्सी या प्लेन का उपयोग जरूर करेंगे। ठहरने के लिए होटल, टेंट या धर्मशाला का इस्तेमाल करेंगे। होटल, रेस्टोरेंट या ढाबे पर खाना खाएंगे, कुछ खरीदारी वगैरह वगैरह। अब इस तरह एक व्यक्ति औसतन 5,000 रुपए खर्च करेगा, तो 40 करोड़ इंटू 5,000 यानी 2 लाख करोड़ रुपए का ओवरऑल खर्चा यहाँ हो सकता है। इस मेले की सबसे खास बात यह भी है कि पूरे इवेंट का एनवायरनमेंट बिल्कुल फ्रेंडली रखा गया है।
मेले के पूरे एरिया को प्लास्टिक फ्री जोन किया गया है और सबसे ज्यादा किसी चीज पर अगर ध्यान दिया गया है तो वो है श्रद्धालुओं की सुरक्षा। इस बार भीड़ को कंट्रोल करने के लिए सीसीटीवी कैमरास, ड्रोन और एआई का इस्तेमाल किया जाएगा। महाकुंभ मेले की शुरुआत 13 जनवरी 2025 को होगी, वहीं महाशिवरात्रि के दिन 26 फरवरी 2025 को अंतिम स्नान के बाद कुंभ पर्व का समापन होगा। प्रयागराज का महाकुंभ मेला हजारों चुनौतियों के बावजूद लाखों तीर्थयात्रियों के बीच श्रद्धा, भक्ति और एकता की भावना को प्रेरित करता है। इसका इतिहास केवल एक उत्सव की कहानी नहीं है, बल्कि भारत के समय के साथ सफर की गवाही है। कुंभ मेले के बारे में आपकी क्या राय है? आप इसको कैसे देखते हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बाकी जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।